सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट इक्विलिब्रियम, है ना। लॉज ऑफ मोशन का ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम, और होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा कि अगर आप कोई भी बॉडी ले रहे हैं, लेट सपोज मेधांश यहां पर बैठा है, मेधांश रेस्ट पर है कि नहीं, क्या वो हिल डुल रहा है? हिल नहीं रहा, मूर्ति थोड़ी ना है। सो दैट मीन्स अगर हम बोले तो वो चीज जो कि जिस पर भी बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और वो स्थिर है, वो स्टेबल है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब वो एक्सेलरेशन में जीरो हो गई होगी। या फिर एक और पॉसिबिलिटी आती है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v उसका u के बराबर हो जाए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी, यस और नो। और v और u बराबर होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यस और नो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो हमारे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? हमारे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अरे बोलो ना, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास भी क्या हो जाएगा? यस और नो। तो फोर्स जीरो होने पर इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बॉडी बोलेंगे। अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, अगर बात करें कि लेट सपोज यहां पर एक F1 फोर्स है, यहां F2 फोर्स है, यहां F3 फोर्स है, यहां F4 है और यहां F5 है, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट इंपैक्ट बॉडी पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब F1 वेक्टर ले लो, चाहे F2 वेक्टर ले लो, चाहे F3 वेक्टर ले लो, और चाहे इन तीनों का सम ले लो, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर लिखा है तो एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन भी हो सकती है। इसका अर्थ ये होगा, चाहे आप वाई डायरेक्शन में फोर्स ले लो, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्स ले लो, समीशन का मतलब क्या होता है? टोटल नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, टोटल नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सबका सम क्या हो जाएगा? जीरो, यस और नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। Various forces act on the point are in equilibrium. Various forces act on the point are in equilibrium. Then find the value of F1 and F2. ये हमें निकालना है। हाँ, अगर मैं यहां पर देखूं तो F1 इधर है, F2 इधर है, इसके कंपोनेंट करते हैं तो बताना इस डायरेक्शन में F2 का कंपोनेंट क्या बनता था? F2 cos 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा? F2 sin 53 डिग्री। अच्छा चलो, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर इसको इक्विलिब्रियम मान रहा हूं, मतलब ये रेस्ट पर है, ये कहीं मोशन में नहीं है, इसका मतलब तो ये वाला जो फोर्स है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्सेस दोनों बराबर होंगे, तभी तो ना ये ऊपर जाएगी तभी तो ये नीचे आएगी। ना ही ऊपर जाएगी ना ही, और ना ही दाएं जाएगी ना ही बाएं जाएगी, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इसके बराबर हो गया। यस और नो? तो सबसे पहले ऊपर नीचे वाले को बराबर कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा F2 sin 53 डिग्री इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। अगर मैं यहां पर sin 53 डिग्री की बात करता हूं तो ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये आ जाएगा 3, 4 और 5। तो sin 53 डिग्री क्या होगा? P/H 4/5 होता है कि नहीं? तो यहां पर F2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी मेरे पास? 4/5 इज इक्वल टू 8, 4 2 8 होता है। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 10 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं, है ना? हॉरिजॉन्टल इसे बोलेंगे F1 x डायरेक्शन में है, और वो बराबर होगा F2 इंटू cos 53 डिग्री के। कई बार इस क्वेश्चन को आई कैप जे कैप से भी कर सकते हैं, इसको आई कैप, इसको जे कैप, फिर नेट इसका इक्वल टू 0 लोगे, थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया दाएं बाएं। तो यहां पर देखेंगे F2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 न्यूटन। अब cos 53 डिग्री बताना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा? 3/5, 5 2 10, आंसर क्या आ गया? 6 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई? 6 न्यूटन। तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, आंसर खत्म। यस और नो? देखो लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक है अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन।
अब यहां पर हम देखेंगे कि इससे पहले वाला जो पार्ट हमने देखा था उसमें हमने ये पाया था कि जो भी फोर्सेज है उनका इंपैक्ट 0 हो रहा था, लेकिन अब मैं मान लूंगा कि इस बॉडी पर एक्सेलरेशन हो रहा है, भले वो आगे हो रहा हो, पीछे हो रहा हो, ऊपर हो रहा हो या नीचे हो रहा हो, इस बार मोशन हो रहा है बॉडी में। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो इस बार क्या होगा, जितना भी समीशन होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट इंपैक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, मतलब बॉडी इस बार एक्सेलरेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आर आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये मोशन होगा, अगर यहां पर ये जो ब्लॉक है ये हिलेगा, ये आगे जाएगा, तो उसके पीछे फोर्स ही लगेगा कि नहीं। तो वो कितने तरीके के फोर्स होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फोर्स यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं वेट फोर्स। वेट फोर्स मतलब वेट की वजह से जो भी फोर्स लगेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, है ना, 3 तरीके के फोर्स पढ़ेंगे आज हम। और तीसरा हम पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स, इनकी वजह से ही बॉडी मोशन दे सकती है ना, इनकी वजह से ही बॉडी एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो सबसे पहला आज का हम पढ़ने जा रहे हैं वेट फोर्स। तो वेट फोर्स क्या होता है, फोर्स बाय विच समथिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। मतलब जो भी आप यहां पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, है ना, मेधांश कितना वेट है आपका, वेट कितना है, 70। तो 70 इंटू mg मास इंटू ग्रेविटी वेट फोर्स लगता है। तो 70 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो कैलकुलेट नहीं करोगे तुम, 10 ले लो। तो 700 न्यूटन का लमसम फोर्स लगा रहा है मेदांश जमीन पे। तो मतलब टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट ही लगेगा ना वो, चाहे सीढ़ी पे चढ़ जाए, चाहे रस्सी पे लटक जाए, है ना, चाहे लेट जाए जमीन पे, हमेशा फोर्स कितना लगाएगा, 700। मतलब ऑलवेज इट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट। सो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, जी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 9.8 मीटर पर, या फिर हम दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तीसरी वैल्यू और बताई थी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, लमसम 10 ही चली जाएगी। फिर अब ये बताना डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, मतलब कोई भी एक ब्लॉक ले लो, मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास m है, तो वेट फोर्स कहां लगेगा, है ना, ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, मतलब डाउनवर्ड लगेगा। अब इसी के मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, वो देखेंगे। तो लेट सपोज आपके पास ये कुछ मैंने फिगर्स बना के दे रखी हैं, तो अब ध्यान से देखना इस पे वेट फोर्स कैसे कैसे लगेगा। इसका मास m है, ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, तो वेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, यस और नो। ये पेंडुलम है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो इस पर बताना वेट फोर्स कहां लगेगा, अगेन mg, चाहे वो यहां पे चला जाए तो भी mg, और चाहे वो कहीं बीच में भी रहता तो भी mg, डाउनवर्ड ही लगता कि नहीं। अब आते हैं इस वाले पर, इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस फिगर को, इंक्लाइन शेप की फिगर है, ठीक है, एक ब्लॉक उठा दिया गया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये ब्लॉक है तो इस पे वेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, ये तो हम क्लियर है, यस नो, यहां लगा डाउनवर्ड, ये वेट फोर्स नीचे की तरफ ही चलता हुआ जाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं। और ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यस और नो। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ बन रहा है, और इधर हम देखें तो 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है, यस और नो। अब यहां ध्यान से देखना, अगर फोर्स इधर है और एंगल इधर है तो बेस इधर ही मानेंगे कि नहीं, ये बेस बनेगा, ये बेस बनेगा, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, बीच में तो रिजल्टेंट रहता है ना, तो यहां पर एक फोर्स का कंपोनेंट और यहां पर एक फोर्स का कंपोनेंट बनेगा। चलो सारी बात छोड़ो, अगर ये नहीं समझ में आता तो पहले यहां देखो, हम मान लेते हैं ये एक फोर्स है, एफ है, इसका एंगल बना या थीटा, इसके कंपोनेंट बताओ, तो इधर क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा, एफ साइन थीटा, इतना तो मानते हो, है ना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब यहां पर देखना थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा, यहां क्या आ जाएगा एफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है पीछे तक। अब यहां देखना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है एफ cos थीटा। मानते हो नहीं? अरे बोलो ना। तो इसका मतलब मेधांश भाई तू पानी पी ले, हाँ मतलब उड़ेल देगा तू अगले वाले पे। देखते हैं आगे। तो यहां पर देखेंगे ये ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में आपने क्या पाया, इधर बनेगा mg sin थीटा और इधर क्या बनेगा mg cos थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करने आ गए कि नहीं? मतलब वेट पड़ेगा तो नीचे की तरफ ही, लेकिन इसका इंपैक्ट इधर और इधर कितना होगा, इधर होगा mg sin थीटा, इधर होगा mg cos। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं थीटा इधर है तो इधर ही cos ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं कि इस थीटा के अकॉर्डिंग नहीं लिया एंगल, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग लिया, और वो थीटा नहीं है, वो क्या है 90 माइनस थीटा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं यहीं पर अगले डायग्राम की तरफ। यहां पर हमारे पास मास m है, तो वेट फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, है ना, वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। फिर यहां पर देखना इस ब्लॉक पर, यहां पर मास m है तो वेट फोर्स क्या लगेगा डाउनवर्ड। मान लेते हैं छोटा सा मास m है तो फिर से वेट फोर्स क्या लगेगा डाउनवर्ड। ये पुली और धागा वागा बांध रखा है इन्होंने। यस और नो? तो यहां तक क्लियर है सर? अब अगले वाले पार्ट पर बढ़ते हैं, अब इकट्ठे लिख लेना सारा। तो अभी तक हमने पढ़ा वेट फोर्स, क्या पढ़ा हमने, वेट फोर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंशन फोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मान लेते हैं यहां पर मेधांश खड़ा है, ठीक है, और उसके हाथ में एक रस्सी है, रस्सी से हमने यहां पर ब्लॉक बांध दिया, ब्लॉक हमने बांध दिया। मेधांश को पता नहीं क्या हुआ, वो दौड़ लगाने लगा आगे की तरफ। कहां भाग रहा है मेधांश? तो बताओ अगर रस्सी यहां पर ये रोप है तो क्या ब्लॉक भी आगे मूव करेगा? आगे मूव नहीं करेगा। तो मतलब रस्सी ढीली पड़ जाएगी कि नहीं? अरे रस्सी ढीली हो जाएगी कि नहीं? तो वहां पे स्लैग पैदा होगा कि नहीं? टेंशन यहां पर होगी कि नहीं? टेंशन होगी ही नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगी। टेंशन का मतलब ही क्या होता है, तनाव, है ना। जब हम एक ही चीज को दो डायरेक्शन में सोचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन क्या बोलते हैं, जब दो डायरेक्शन में सोचे। जैसे मान लो आपने साइंस साइड ली, हो सकता है अप्रैल या मार्च में आप तनाव में रहे हो, है ना। मैं कॉमर्स लूं, नहीं मैं साइंस ले लूं। क्या मैं आर्ट्स ले सकता हूं? नहीं साइंस ले लूं। दैट मीन्स एक डायरेक्शन में सोच रहे हो, उसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में दूसरा दिमाग लगा रहे हो, तो क्या पैदा होगा दिमाग में, टेंशन, तनाव। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी को खींचोगे तो रस्सी टाइट हो जाएगी कि नहीं? लेकिन यहां तो रस्सी क्या हो गई, ढीली हो गई। अब मेधांश ने क्या किया, अब उसने क्या की, रस्सी को पकड़ा और अब कहां भागेगा वो, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी है उससे दूर भागेगा। तो अब रस्सी टाइट हो जाएगी कि नहीं? अब टेंशन जीरो नहीं रहेगी। तो टेंशन हमेशा कहां लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। कहां लगती है? जो भी बॉडी के रिस्पेक्ट में आपको टेंशन निकालनी है तो यार उससे अवे निकालना पड़ेगा, उससे दूर भगाना पड़ेगा। ऐसा नो? मास से कोई लेना देना नहीं है, यहां रस्सी से लेना देना है। जब भी कभी भी क्वेश्चन में रोप आ जाएगी तो टेंशन होगा, जब भी मास आ जाएगा तो वेट फोर्स होगा, है ना। मास का लेना देना वेट फोर्स से है, जो हम पढ़ चुके हैं। रस्सी का लेना देना टेंशन से है। नॉर्मल का लेना देना सरफेस से है, जो हम अगला पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बोलो और भी कुछ पूछना है? अब यहां पर देखेंगे डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। ये ऊपर दीवार है, वॉल है, अगर वॉल के रिस्पेक्ट में टेंशन देखोगे तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। यस और नो? और अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन देखोगे तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। इसलिए टेंशन की वजह से कभी वर्कडन नहीं होता, क्योंकि कैंसिल ही हो जाते हैं दोनों आपस में। यस और नो? तो टेंशन एक हमारे लिए, एक बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट है, जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल वर्कडन नहीं हो रहा। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन ऊपर, इस वॉल के रिस्पेक्ट में टेंशन, और ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, नीचे के रिस्पेक्ट में नहीं, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर देखो, अब मान लेते हैं एग्जांपल ले लूं तन्मय का, तन्मय और मेधांश, ठीक है। ये तन्मय है और ये मेधांश है। मेधांश ने तन्मय की टांग पकड़ ली है और लटक गया है, ठीक है। तो तन्मय पे तनाव पैदा होगा कि नहीं? सबसे पहली बात बताओ, ये यहां पर कौन है, तन्मय, यहां पे कौन है, मेधांश। मेधांश ने क्या किया, तन्मय की
लेग पकड़ ली और लटक गया पहाड़ पे, मूवी में भी सीन दिखाते हैं ना ऐसा, तो सबसे ज्यादा तनाव किस पे पैदा होगा, मेदांश पे या तन्मय पे? तन्मय कहेगा मैं अपनी जान बचा रहा था, इसकी बचाऊं, है ना। तो कहने का मतलब है इस वाली रस्सी पे सबसे ज्यादा तनाव पैदा होगा, यस और नो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक रस्सी पे एक ही तनाव लगेगा, दो रस्सी पे दो तरीके का तनाव लगेगा। हिंदी में बता रहा हूं, तनाव मतलब टेंशन, अंग्रेजी में इसलिए नहीं बोलता था कि फिर इंग्लिश में इंग्लिश ही पढ़ते हो आप। तनाव मतलब टेंशन। दो रस्सी पे दो तनाव क्यों लगते हैं और एक रस्सी पे एक ही तनाव क्यों लगता है, उसके पीछे का कारण समझना। कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक रस्सी है और ये जो रस्सी का वजन है इसको मासलेस माना जाता है। क्या माना जाता है? मासलेस। इसमें कोई भी मास नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मास नहीं होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, मासलेस है, मान ली बात। अगर मान लो इस रस्सी को पकड़कर एक हाथ से आप इधर खींच रहे हो और एक इधर खींच रहे हो, उसके बाद मान लेते हैं एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ने कौन से वाले फोर्स की साइड ले ली, ये एक बंदा है ये एक बंदा, दोनों की लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गई, बीच में रेफरी आया, रेफरी ने बोला ये जीत गया, तो कौन बड़ा हुआ, F1। तो F1 बड़ा हुआ F2 से, तो F1 माइनस F2 करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, अनबैलेंस फोर्स है ना, ये 9th क्लास में पढ़ते थे, बैलेंस फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया, F1 F2 के बराबर हो जाता, तो है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। अब ये बैलेंस हो गया कि नहीं, अब F1 F2 के बराबर हो गया क्या, अगर F1 F2 के बराबर हो गया तो एक ही रस्सी पे एक ही टेंशन लगेगी कि नहीं। जब कोई से भी पॉइंट पे देख लेना, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, ऐसा नो। तो एक रस्सी पे एक टेंशन, दो रस्सी पे दो टेंशन, तीन रस्सी पे तीन टेंशन, ऐसा नो। सेम रस्सी पे सेम टेंशन, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। एक रस्सी यहां पर है और एक रस्सी यहां पर है, ऐसा नो। अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पर देखना इस बॉडी से अभी टेंशन T2 ऊपर लगेगी कि नहीं, लेकिन ये जो बीच वाला ब्लॉक था, ये तन्मय वाला जो ब्लॉक था, ये खुद को भी संभाल रहा था और तन्मय को भी देख रहा था, तो इस वाले ब्लॉक पर दो रस्सियां आ गई कि नहीं। अगर दो रस्सी आ गई तो एक टेंशन ऊपर और एक टेंशन नीचे। 2 वाला डिपार्टमेंट है तो नीचे क्या लिख देंगे T2, ऊपर 1 वाला डिपार्टमेंट है तो क्या लिख देंगे T1। सीलिंग का तो पूछा ही नहीं तो सीलिंग का भी T1 नीचे की तरफ शो कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आया डायग्राम। तो यहां पे दो एरो बनेंगे, इस वाली बॉडी के और इस वाली बॉडी का सिंगल एरो बनेगा, है ना। बीच वाली बॉडी के दो एरो क्यों बने, क्योंकि वहां दो रस्सी हैं, नीचे एक ही रस्सी है, यस और नो। चलो अगले पे चलते हैं। यहां बताओ कितनी रस्सी है, 2-3 रस्सी बना दी तूने, यहां 2 रस्सी है। अरे पुली है भाई, यही तो रस्सी है, एक ही तो है ना। अब एक रस्सी है तो एक ही टेंशन लगेगी, तो मान लो ये टेंशन T ऊपर गई तो ऐसे यहां पर भी टेंशन लगेगी, ये बॉडी इससे अभी जाएगा। ये तो पुली है, पुली का कोई लेना देना नहीं है, पुली तो बस रस्सी को संभालती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है रस्सियों की, और इक्विलिब्रियम में रहती है, हमेशा रेस्ट पे रहती है। क्या मानेंगे, हमेशा रेस्ट पे रहती है, यस और नो। मजा आ रहा है, आसान है सब, मुस्कुरा रहे हो मतलब नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अगला देखो यहां कितनी रस्सी है, समृद्धि बताएगी। हो गई 3 रस्सी, 1 2, फिर तूने 3 बोल दिया। यहां देखो ये एक रस्सी है, एक ये रस्सी है, एक ये रस्सी है, कहां है 3, 2 ही तो है, ये एक ही है, ये एक है, हाँ वो ज्वाइन MS वर्ड पे डिजाइन किया, और क्या ज्वाइन दिखाओ। चलो देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहां पे टेंशन की बात आ रही थी, पुली हमेशा रेस्ट पे रहती है, मान लो यहां पे भी टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T। अगर ये पुली रेस्ट पर है, इसका मतलब इस पे कितनी टेंशन लगनी चाहिए 2T। अगर ये टेंशन इधर जा रही है तो ये टेंशन इधर जानी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं। तो यहां पर ये 2T इक्विलिब्रियम बन गया, ये 2T सेम इधर आ जाएगा, तो यहां पे टेंशन 2T ऊपर लगेगी, मास नीचे है, यस और नो। अरे बोलो ना। तो समझ में आया 2T कैसे आया, 2T कैसे आया। देखो ये पुली रेस्ट पर है, ये एक टेंशन T, एक टेंशन T, सेम रस्सी सेम टेंशन। अब यहां तो 2 टेंशन लग गई ना, इसका मतलब इसको पुली को रेस्ट पे रहना होता है, तो अगर रेस्ट पे है तो यहाँ पे T और T मिला के यहाँ 2T होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगी पुली, तो पुली भी भाग जाएगी इधर उधर, यस और नो। तो जो 2T टेंशन इधर, वही सेम रस्सी यहां आ रही है, तो 2T टेंशन इधर, यस और नो। अब यहां ब्लॉक दे रखा है, मास इस ब्लॉक से अभी भागेगी टेंशन,
तो 2t का एरो कहां दे दिया, ऊपर। करो, चलो देखो अब आ रहे हैं नए टॉपिक पे, नॉर्मल फोर्स। किस पे आ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेधांश का एग्जांपल ले लेता हूं। मेधांश यहां बैठा हुआ है, कितने किलो का वेट बताया मेधांश ने अभी, 120, अच्छा 70 मतलब 700 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट। तो मेधांश ने 700 न्यूटन का फोर्स अर्थ पे लगाया हुआ है, क्या अभी भी लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। तो ये जमीन में क्यों नहीं जा रहा, हाँ ये जमीन में नहीं जा रहा, नहीं ऊपर उड़ रहा, हवा में जा रहा। आपने बोला कि वो जमीन में नहीं जा रहा क्योंकि जमीन उस पर फोर्स लगा रही है। अगर जमीन इस पर फोर्स लगा रही है तो हवा में क्यों नहीं उड़ रहा इंद्रदेव की तरह, क्योंकि बराबर लग रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर गया। मतलब 700 न्यूटन फोर्स अगर इसने जमीन पे लगाया तो जमीन ने भी 700 न्यूटन ऊपर लगाया। तो वो जो 700 न्यूटन फोर्स है वही तो नॉर्मल फोर्स है। इट इज ऑलवेज एक्ट एज एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टुवर्ड द अर्थ क्रस्ट, नहीं अर्थ क्रस्ट से परपेंडिकुलर, यस और नो, या जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब यहां पे इसका रूल समझना, टेंशन का क्या रूल था, अवे फ्रॉम द बॉडी। ग्रेविटी वेट फोर्स का क्या रूल था, टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट। नॉर्मल का क्या रूल रहेगा कि जो भी आप बॉडी लेते हो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बॉडी जिस तरफ हो उस तरफ एरो घुमा दो। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये बताना जो आपका ब्लॉक रखा हुआ है वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के नीचे है, ऊपर है तो ऊपर की तरफ एरो घुमा दो, यही हो गया नॉर्मल। ऐसे यहां पर देखना, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है। अब बॉडी लेफ्ट में आ रही है या राइट में आ रही है, लेफ्ट में, तो एरो इधर घुमा दो, हो गया। ऐसे यहां पर देखना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉल ऊपर है तो ऊपर की तरफ एरो, है ना। एक दीवार पे सीडी लगा दिया आपने, सीडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 बन गए तो 2 नॉर्मल बनेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सीडी कहां आ रही है, लेटर कहां आ रहा है, ऊपर, तो एरो गया ऊपर, N1। सरफेस अलग है, अगर यहां 1 है ये 2 है तो यहां N1 लगेगा, और यहां राइट साइड में आ रही है तो यहां क्या लगेगा, N2। ये ऐसा लो, अगर ऐसा कुछ आ जाए 1 2 3, अब मुझे इनका निकालना है। तो देखो यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर बॉडी 1 के लिए निकालेंगे N1 नीचे आ जाएगा, अगर बॉडी 2 के लिए निकालेंगे तो N2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे यहां पर देखें, 2 के लिए निकालेंगे तो N2 नीचे आ जाएगा, 3 के लिए निकालेंगे तो N3 ऊपर आ जाएगा। ऐसा ना, समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने फोर्स पढ़ लिए, पहला वेट फोर्स, दूसरा टेंशन फोर्स, तीसरा, अब इन तीनों को कंबाइन करने की बारी आ चुकी है जिस टॉपिक को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जब कभी भी सिस्टम के अंदर आपको वेट फोर्स देखना हो तो इसका मतलब उस सिस्टम में मास प्रेजेंट होगा। जब कभी भी आपको टेंशन फोर्स देखना हो तो सिस्टम के अंदर रोप प्रेजेंट या स्ट्रिंग लिखा होना चाहिए, या तो रस्सी हो या स्ट्रिंग हो। जब कभी भी सिस्टम के अंदर सरफेस दे रखी हो, कोई भी सरफेस सतह है, तो वहां नॉर्मल फोर्स जरूर होगा। यस और नो। तो शुरुआत करते हैं, कि लेट सपोज अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले डायग्राम की, तो इसमें ये बताओ इस डायग्राम में सरफेस है कि नहीं। इस डायग्राम में सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसमें मास भी है कि नहीं तो वेट फोर्स भी लगेगा। क्या सिस्टम में रस्सी बनी हुई है तो टेंशन फोर्स, सिर्फ 2 ही चीजें लगेंगी। तो मतलब वेट फोर्स mg नीचे लगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। ये बीच वाला पार्ट m हो गया तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर बना और वेट फोर्स नीचे बना, इसको बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं इसे हम, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। फिर आते हैं अगले पर। अब यहां बताना, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में मास भी है, यस और नो, इस सिस्टम में रस्सी भी है और इस सिस्टम में सरफेस भी है, तो तीनों ही लगेंगे। अगर यहां पे तीनों लगेंगे देन व्हाट विल हैपन, सबसे पहली बात तो नॉर्मल फोर्स बना देते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा, इधर। अगर वेट फोर्स है तो mg कहां बनेगा, नीचे। ये 90 डिग्री अभी भी मैंने बताया था आपको, वैसे तो चलो सिर्फ mg ही कंसीडर करना चाहिए। और अभी और बताता हूं, टेंशन कहां लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। कहां लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस डायग्राम में बताना, इस डायग्राम में देखना, फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल फोर्स इधर लगा, फिर देखना टेंशन फोर्स इधर लगी,
और फिर देखना वेट फोर्स नीचे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ। अगर मान लो बॉडी रेस्ट पर होती, अगर मान लेते हैं ये बॉडी मेरी रेस्ट पर होती, तो ये mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या बनना था, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या बनना था, mg कॉस थीटा। तब हम इसको हटा देते तो हम क्या बोलते, टेंशन के बराबर क्या लगता, mg साइन थीटा, और नॉर्मल के बराबर क्या लगता, mg कॉस थीटा। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आगे। यस और नो? आसान है, बस लॉजिक समझने हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। सब ठीक है? नहीं आया समझ तो मेरे को बता दे, फोन करके क्यों बुला रही है किसी को? अच्छा अच्छा, तो मम्मी का है, मैंने लगा शेयर लगा रही है फोन करके, समझ नहीं आ रहा टॉपिक। चलो देखो अगला, देखो यहां पर मास m है, यहां पर मास स्मॉल m है। अब बताना इस वाले मास पे बात करते हैं, क्या सरफेस टच हो रही है, नहीं हो रही है, तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, यहां वेट फोर्स लगेगा। धागा है तो टेंशन फोर्स भी लगेगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, टेंशन फोर्स ऊपर और वेट फोर्स नीचे। यस और नो? अगले पर चलो, इस पे देखो, यहां पर वेट फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, टेंशन बॉडी से अवे लगेगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर और टेंशन इधर। यस और नो? आंसर खत्म। क्या हुआ तन्मय, सब सही है, आंसू तो नहीं आ रहे? चल ठीक है। अब अगला देखो, समृद्धि कितनी रस्सियां हैं, दो रस्सी हैं। चलो आज अब तो ठीक बताया। पहले सबसे लंबी वाली रस्सी को देखेंगे, एक यहां से गई फिर यहां चली गई है ना, और दूसरी रस्सी ये लगी हुई है, तो सबसे लंबी वाली रस्सी को क्या मान लो, टेंशन T। यस और नो? ये पुली है, ये टेंशन T और ये टेंशन T मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे, 2T। यस और नो? बोलते ही नहीं हो। चलो देखो, तो वेट फोर्स है जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं, वेट फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स और टेंशन इधर, तो इसका FBD कैसे बनाएंगे कि वेट फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और टेंशन राइट साइड में लग रही है। खत्म। इस वाली बॉडी पे देखते हैं, इसका m, इसका mg नीचे है, मान लो टेंशन हमेशा बॉडी से वे लगती है, 2T ऊपर, तो यहां तो दो ही चीजें, सरफेस तो है नहीं है, तो वेट फोर्स नीचे लगेगा और 2T पार्ट ऊपर लगेगा। यस और नो? चलो ठीक है, तो ये भी हो चुका है, नोट डाउन कर लोगे बाद में, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब थोड़ी सी थ्योरी आ गई है वो भी पढ़ लेते हैं, थ्योरी का निरादर तो नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैसे तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, बचपन दोहरा लेते हैं अपना। If a body is in the state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will remain in the moving motion until and unless no external force is applied on it. कहने का तात्पर्य है कि बॉल लुढ़क रही है तो लुढ़कती जाएगी, ऐसी संभावना नहीं है, वो सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है, आगे जाके वो रुक जाती है, किस फोर्स के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा। यस और नो? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो भी उस पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, चाहे हम पैर से मारें चाहे हाथ से उछालें, है ना, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तभी वो मोशन में आती है। यहीं पे आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने वैसे तो 9th क्लास में भी पढ़ा था, जिसकी शुरुआत किससे होती थी, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? अगर हम इसको प्रूफ करते थे तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखा करते थे कि अगर हमारे पास यहां पर फोर्स है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या लिखते हैं इसको हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं dp अपॉन में dt, क्या होगा ये dp अपॉन में dt। मान लेते हैं मोमेंटम क्या है, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अभी आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, स्कूल खुला नहीं है, जैसे स्कूल खुल जाएंगे टेस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो जो आपका मोमेंटम था पढ़ाई लिखाई का वो बढ़ा दोगे या घटा दोगे, तो फोर्स लग गया कि नहीं। दैट मीन्स कि यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू रेट, और रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीपी का मतलब क्या हो गया एक तरीके से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये वेक्टर होते हैं दोनों। फिर यहां पर देखना एफ वेक्टर, यहां आ जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपको ज्ञात हो
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही तो होता था ये v माइनस यू अपॉन टी। तो जो फोर्स है वो क्या बन गया, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, यस और नो। तो यही सेकंड लॉ होता था। आना चाहिए तो सिर्फ 2 नंबर में आएगा, नहीं तो मेरी समझ से तो आना ही नहीं चाहिए। 9th में कर लिया है, क्या आएगा वो अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो वैसे न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये कहेगा मेरा तिरस्कार कर दिया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, बचपन में सिखाते हैं ना, एक तमाचा मार दे तो दूसरा तमाचा हमें मार देगा वो, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ बस एक जगह अप्लाई नहीं होता, गांधी जी के मामले में। वो बोलते हैं ना एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो रिएक्शन वही नहीं देते, बाकी सारे रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। So Newton third law of motion, when one body exerts a force on other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of force which is exerted. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मछली जो है पानी में, है ना, अपने विंग्स के थ्रू आगे बढ़ती है, वो भी कौन सा एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ का हो गया। फ्लाइट जो भी चिड़िया होती है ना, जो भी चिड़िया होती है वो जब हवा में जाती है तो अपने अमाउंट जो उसका वेट होता है, अपने वेट के बराबर एयर को नीचे पुश करती है ना। तो ये क्वेश्चन भी बना है। मान लो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया था, ये शायद डीओई के पेपर में आया था और उसके बाद ये फिर स्कूलों में रिपीट होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि एक पिंजरा है और इस पिंजरे में चिड़िया है, पिंजरा 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है और जो चिड़िया का फोर्स है वो है 6 न्यूटन का, है ना। तो बताइए टोटल फोर्स पिंजरे पे कितना पड़ रहा होगा अगर चिड़िया वहां पर कुछ सेकंड के लिए उड़ने लग जाती है तो। 40? अगर चिड़िया उड़ने लग जाती है पिंजरे में तो बताओ अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, चलो कैसे, देखो पिंजरे का 2 न्यूटन है, चिड़िया का 6 न्यूटन है। अब चिड़िया तो है ही नहीं ना पिंजरे में, वैसे वो तो बीच में है ना, हवा में है ना। टॉप, अरे नहीं, वो इंस्टेंटेनियस पार्ट समझ कि वो हवा में है, पिंजरे के अंदर ही है ना, वो टॉप पे है ना नीचे है, हवा में है, पिंजरे के अंदर है। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। वैसे 8 न्यूटन सही आंसर है, क्योंकि जैसे चिड़िया अगर हवा में भी होती है तो वो अपनी एयर, अपने मास के बराबर एयर को नीचे फेंकेगी, थ्रो करेगी। तो जितना उसका वेट है, मान लो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो 6 न्यूटन के बराबर वो हवा नीचे पुश कर देगी, जिस वजह से वेट उतना ही मेंटेन रहेगा, 8 न्यूटन। यस और नो? वो अलग, फिर वो एक अलग बात है। नहीं नहीं, फिर तो 6 न्यूटन है ना, और उसका दे तो रखा है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, फिर भी 8 रहेगा। 8 है, 8, चाहे वो उड़े, अरे मेरी भी सुन ले, चाहे वो उड़े चाहे वो बैठे 8 ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है ना कि जितना मतलब फ्लूइड के अंदर हमारी बॉडी ऊपर उठती है तो उतना ही मास के बराबर तो चिड़िया ने नीचे हवा डाल दी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बना रहे हैं यहां पर कि मान लेते हैं कि यहां पर 5 kg का एक मास है और यहां पर आपके पास 10 kg का एक मास है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास है, यहां पर लेट सपोज एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स लग रहा है इस पे 15 न्यूटन। मैंने टाइप नहीं किया था ये क्वेश्चन, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है फोर्स की। अब हमें यहां क्या निकालना है कि एक तो टेंशन निकालनी है कि इस डायग्राम में बताओ कि टेंशन कितनी लगेगी, है ना, और टेंशन के बाद मुझे यहां एक्सेलरेशन निकालना है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना और फिर टेंशन निकालनी, इसके अपोजिट और ऐसे इसके अपोजिट टेंशन लगी। टोटल मास बताना मुझे इस पूरे सिस्टम का, 10 + 5 kg कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 kg। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है 15, मास है 15 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा नो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब आते हैं टेंशन पे। इस वाले डायग्राम को कंसिडर कर लो कि ये मेरे पास है 5 kg का ब्लॉक, यहां लग रही थी टेंशन T, यहां लग रहा था 15 न्यूटन का फोर्स, एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही जा रहा था। बताओ कौन सा वाला फोर्स जीतेगा, 15 न्यूटन या T? एक्सेलरेशन ने किसका साथ दिया, 15 न्यूटन। तो 15 ज्यादा हो जाएगा, T कम हो जाएगा, तो 15 में से T माइनस करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस होगा, नेट फोर्स आ गया। अभी नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है।
तो यहां पर देखना एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल दिया 1, तो यहां आएगा 15 माइनस टी, टी उधर जाएगा तो 15 में से 5 गए तो ये टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 न्यूटन। यस और नो? तो आपने टेंशन भी निकाल दी और आपने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। फिर इसके बाद ऐसा ही देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला 10 केजी का आपके पास वेट है, मास है, हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखना 10 केजी का वेट है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 10 इंटू जी, 100 न्यूटन का फोर्स लग गया। अरे ऐसा नो, अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग गया तो फिर देखना यहां से एक रेफरेंस लाइन बना लो। ये रेफरेंस लाइन हमने बना ली। अब एंगल की थोड़ी सी बात करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनता है तो बेस ये माना जाएगा। अगर T1 के लिए हम कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। यस और नो? तो यहां पे बेस पे ये क्या लगेगा मेरा T1, T1 cos 60 डिग्री लगा। अब यहां पर देखेंगे ये क्या लगेगा T1 क्या लगेगा साइन 60 डिग्री लगेगा। यहां देखेंगे T2 लगेगा और ये 100 न्यूटन लगेगा। ऐसा नो? अब यहां पर देखना कि आपके पास ऊपर की दिशा में T1 cos 60 डिग्री जा रहा है और यहां पर देखें तो ये T1 sin 60 डिग्री जा रहा है, यहां पर T2 जा रहा है और यहां पर 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। यस और नो? ये बनेगा ना इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब इनकी अदला बदली कर दो, अगल बगल में रख दो, हो गया। अब देखना T1 cos 60 डिग्री 100 न्यूटन के बराबर है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1 होती है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो T1 आ गया 200 न्यूटन। फिर आप क्या करेंगे T2 की वैल्यू निकालनी है जो कि T1 sin 60 डिग्री हो जाएगा। T1 sin, तो T2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो T1 हो जाएगा 200 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 100 √3 न्यूटन। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 ले लेते हैं, चलो। तो ये कितना आ जाएगा 173 न्यूटन। यस और नो? टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, करो।